हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं भाई और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ना तो बनता है, बात आपकी 12th क्लास की है, नहीं पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ऐसा बच्चे बोलते हैं कि मैम चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। अब चीज़ें समझ में कब नहीं आती हैं? या तो आप वाकई में चीजें समझ में नहीं आ रही हो आप लोगों को, या फिर आप समझना नहीं चाहते हो। आप समझना चाहोगे तो वेल एंड गुड, और नहीं समझना चाहोगे तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, या कहिए जो शुरुआत करने जा रहे हैं, वो चैप्टर आपकी और हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, जो हमारी पर्सनल लाइफ के साथ तो जुड़ा हुआ है, उसके साथ साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी इसके साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि भाई साहब, जब आपने जो है बायो ली है तो इसका मतलब आपने नीट की तैयारी करने की तो ठान ही रखी होगी कि हमको डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर बनना है तो हो सकता है बहुत सारे लोग गायनी बनना चाहते हो, ठीक है, या गायनी भी नहीं बनना चाहेंगे तो भाई ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अगर डॉक्टर आगे चल के बन जाते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों का सामना आपको ऑब्वियसली करना पड़ेगा कि जो हमारी बॉडी है उसके साथ डील करना पड़ेगा। लेकिन अगर डील करना ठीक से नहीं सीख पाए, आपको पता ही नहीं है कि 12th में ये चैप्टर आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो भाई साहब बिल्कुल बेकार है पढ़ना। तो यहाँ पर मैं हूं ना भाई आपको बताने के लिए कि ये चैप्टर हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है, चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई हंसी मजाक नहीं, क्योंकि भाई ये हमारा और आपका शरीर है। हमारा पूरा हक बनता है जानने का कि हमारे शरीर में क्या है, कैसे चेंजेस हो रहे हैं हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, क्या क्या होता है हमारे शरीर के अंदर। हम तो बाहर से अपनी बॉडी देख रहे हैं ना, आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, हाँ, नहीं मालूम, कुछ नहीं पता कि ठीक है, जब हम हमारे जो यौवन अवस्था आती है जिसको हम एडोलसेंस बोलते हैं, तो वहां पहुंचते हैं तो भाई इतने सारे बदलाव क्यों हो जाते हैं, क्यों लड़कों के अंदर चेंजेस आते हैं, क्यों लड़कियों में चेंजेस आते हैं, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस चैप्टर में आप समझने वाले हो। तो इस समझने और समझाने के तरीके को मिलके हम दोनों मिलके आसान बनाते हैं, मतलब आप और मैं मिलके आसान बनाते हैं। मैं कौन? मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर। नाम क्या है मेरा? कितने बच्चों को पता है? फटाफट से कमेंट में बता दो, देखना चाहती हूँ कितने बच्चों को पता है मेरा नाम। तो यस, जिनको पता है वेल एंड गुड, वो लिखें, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि मैं कोई और नहीं, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी टीचर और मेरा नाम है विजेता। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले प्रॉमिस कीजिए कोई हंसी मजाक नहीं है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो इसको समझिए आसानी से, नहीं समझोगे तो भाई आप पेपर में भी नहीं लिख पाओगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से आते हैं इस चैप्टर में से, 5 नंबर में तो आते ही आते हैं। तो अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें डायग्राम्स ही डायग्राम्स हैं, और बिना डायग्राम्स के आप बायोलॉजी को तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चलो भाई शुरुआत कर देते हैं मानव जनन, जहां पर आज हम लेंगे क्या परिचय, ठीक है, इस चैप्टर का, और बात करेंगे नर जनन तंत्र की संरचना के बारे में, ठीक है, यानी कि नर जनन तंत्र को हम जानेंगे क्या होता है, राइट। तो देखो भाई, आज बात कर रहे हैं हम परिचय, यानी कि जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। ये चैप्टर हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन वाला ही तो है, ठीक है। फिर नर जनन तंत्र आ जाता है, यानी कि उसकी संरचना देखेंगे यहाँ पर, है ना, और इसके भाग देखेंगे, कौन कौन से भाग यहाँ पर आ जाते हैं, राइट। जल्दी थम्स अप दिखा दो कि आप सभी तैयार हो, तो मैं इस पेज को आगे बढ़ा देती हूँ और शुरुआत कर देती हूँ इस चैप्टर की। जल्दी से थम्स अप दिखा दो भाई, जल्दी से आग वाली इमोजीज भेजो, पता चलना चाहिए कि भाई कितनी आग लगी हुई है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। हाँ, कितने बच्चे एक्साइटेड हैं इसके बारे में जानने के लिए, है ना। चलो भाई शुरुआत कर देते हैं। अब शुरुआत करने से पहले अभी जो मैंने आपको बोला कि भाई चैप्टर के साथ कोई हंसी मजाक नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर आपके और हमारी लाइफ से कनेक्टेड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मानव जनन क्या है भाई, कि जब दो इंसान मिलके, जो क्या होते हैं, एक नर होता है एक मादा होती है, दोनों मिलते हैं, दोनों के बीच में इंटरकोर्स की प्रोसेस होती है, ठीक है, यानी कि उसकी वजह से क्या होता है, जनन की क्रिया होती है। जनन यानी कि लड़का या लड़की पैदा हो, ठीक है। तो वही तो जनन है कि यानी कि भाई जब नर और मादा मिलते हैं, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, निषेचन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसी की वजह से एक बच्चा पैदा होता है।
जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है कि भाई कैसे शुक्र जनन होता है यानी शुक्राणु कैसे बनते हैं, कैसे अंड जनन होता है यानी अंडाणु कैसे बनते हैं, ठीक है, फिर जो है निषेचन कैसे होता है ना, और आतर चक्र क्या होता है, आवर्त चक्र क्या होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन प्रॉमिस मी चैप्टर में कोई हंसी मजाक नहीं है, कोई एक दूसरे को कमेंटबाजी नहीं करेगा, सब लोग प्यार से पढ़ो यार चैप्टर को। और शुरुआत कर देते हैं भाई हम मानव जनन के बारे में। मानव जनन की जब मैंने बात कर दी है भाई, तो हमको पता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या आते हैं, फैमिली में हमारे पापा आ जाते हैं, ठीक है, हमारी मम्मी आ जाती है ना, मम्मी आ गई हमारी, हमारा भाई आ गया, है ना, और बहन आ गई, ठीक है। ये क्या है, छोटी सी फैमिली होती है, राइट, कि भाई मम्मी पापा हैं तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे भी होंगे, हो सकता है कोई 2 भाई हो, 2 बहन हो, या 1 भाई 1 बहन हो, या हो सकता है 1 ही भाई हो, या हो सकता है 1 ही बहन हो, ठीक है। लेकिन ये सब कैसे होता है, ये सब कैसे होता है भाई, मानव जनन से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते हैं। चैप्टर बहुत मजेदार है, पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, और भाई साहब नहीं पढ़ोगे तो फिर हंसी मजाक में टाल दोगे तो दिक्कत ही दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। जब हम मानव जनन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक पेज जोड़ लेते हैं। जैसे कि हमेशा कहती हूँ कि भाई मेरे पास तो पेजों की कमी हो जाती है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे जनन की बात कर रही हूँ, तो जनन के बारे में क्या है, जनन के बारे में हम क्या बोलेंगे, कितने बच्चे बता सकते हैं? अरे यार देखो, हमने बोला मानव जनन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, यही बोलते हैं इसको हम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर आपको बहुत जगह मिल जाएगा, अलग अलग टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन बात तब है कि जब चीजें इजी तरीके से और प्यारे तरीके से आपके यहाँ पे बैठ जाएं। तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल ऐसे ही समझेंगे, आराम आराम से, विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर 2 शब्द आ जाते हैं, एक तो आ जाता है री और दूसरा आ जाता है प्रोडक्शन, ठीक है, एक तो आ गया री और दूसरा क्या आ गया, प्रोडक्शन। तो भाई री का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस री का मतलब लेके जाती हूं तो इसका मतलब होता है दोबारा, या फिर कह सकते हो अगेन, ठीक है, दोबारा या फिर कह सकते हो अगेन। वहीं अगर मैं प्रोडक्शन कहती हूं यानी कि भाई उत्पन्न करना, ठीक है, या फिर बनाना, अरे भाई क्या हो गया, या फिर पैदा करना, है ना, या फिर क्या कह सकते हो, प्रोडक्ट। हम कौन है, हम अपने माँ बाप के प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब क्या हो गया, इन दोनों का मतलब सिंपल सी चीज है भाई, रिप्रोडक्शन, यानी कि दोबारा, अगेन एंड अगेन क्या करना, बनाना, उत्पन्न करना, पैदा करना, प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो अगर आपके पास डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, हाँ क्या लिखोगे इसको, डेफिनेशन में लिखोगे जब अपनी जैसी ही संतति को बार बार उत्पन्न किया जाए, ठीक है, जब अपने जैसे ही संतति को बार बार उत्पन्न किया जाए तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जनन, ठीक है, वो क्या कहलाया, वो कहलाया जनन कहलाया, राइट। ये बताओ इतनी बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई है कि जनन क्या होता है? सिंपल सा है, छोटा सा है, ऐसे ही लिख दो कि जब नर और मादा मिलके अपने जैसे ही संतति को बार बार उत्पन्न करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो जनन कहलाता है, ठीक है। जब नर और मादा, ठीक है, यहां लिख देती हूं, नर और मादा मिलकर अपने जैसी ही संतति को बार बार उत्पन्न करते हैं या पैदा करते हैं या बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका जनन, राइट। इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आई, फटाफट से थम्स अप करके मुझे बता दो ताकि मैं यहाँ पर भाई 2 पेज और जोड़ सकूं, ठीक है। बोलोगे मैडम जी आपके तो पेज ही खत्म हो जाते हैं बार बार, तो यस वेरी करेक्ट, पेज खत्म हो जाते हैं क्योंकि मुझे लिखना बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। अब मैंने एक चीज बोली है कि अपने जैसे ही,
है ना, अपने जैसे ही। तो यहाँ पर ना देखो समझने वाली चीज है कि यहाँ पर अगर मैं अपने जैसी ही जाति बोल रही हूं, है ना, तो यहाँ पर दो चीज आती है, ठीक। एक आपका आ जाता है अंतर जातीय, ठीक है, और दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है आपका अंतरा जातीय, ठीक है। ये दो चीजें आ जाती हैं यहाँ पर। अब अगर मैं अंतर जाति की बात करती हूं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग जाति जो होती हैं, ठीक है, इनके बीच क्या हो रहा है, जाति के बीच में क्या हो रहा है, संबंध बनता है, ठीक है। ये हो गया अलग अलग जाति के बीच में संबंध, यानी कि ये ऐसा परिवार है जो लव मैरिज को क्या करता है कि हाँ लड़का किसी और कास्ट का, लड़की किसी और कास्ट की, तो ये जो परिवार है ये एक्सेप्ट कर लेता है, ओके हमें कोई परेशानी नहीं है लव मैरिज में, कोई भी किसी भी कास्ट का हो। लेकिन अगर मैं अंतरा जातीय बात करती हूँ तो यहाँ पर जो है घर वालों को बड़ी दिक्कत होती है, कहते हैं नहीं भाई यहाँ पर एक ही जाति होनी चाहिए, भैया हम तो अपनी ही जाति में क्या करेंगे, शादी करेंगे, ठीक है, राइट। जैसे हमने अगर फूलों के बारे में पढ़ा था, ठीक है, फूलों में हमने पढ़ा था कि एक होता है स्व परागण और एक होता है पर परागण, यानी कि स्व में मतलब अपनी ही जाति में और पर में मतलब दूसरी जाति में। वैसे ही यहाँ पे क्या आता है, अंतर जातीय आ जाएगा और अंतरा जातीय, ठीक है। एक इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, एक इंट्रा स्कूल कंपटीशन होता है। अगर आपने दो शब्द अपने स्कूल में सुने हो कि भाई एक अपने ही स्कूल में हम लोगों ने मैच रखा है, ठीक है, अब है ना, और अब मतलब अपने स्कूल के ही लोगों में मैच हो रहा है, एक होता है कि बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है, उन सब से मैच हो रहा है, ठीक है, ये चीजें होती हैं, राइट। चलो ये दो चीजें आ गई, यानी कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि भाई कि भेड़िया है और कुत्ता है तो यहाँ पर उनके बीच में संबंध बना रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बात कर रही हूँ अंतरा जाति, यानी कि कुत्ता है तो वो कुत्ते के साथ ही संबंध बनाएगा, ठीक है, अपनी ही जाति में बनाएगा, जाति से बाहर नहीं जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये अब ठीक है, चलो ये चीज हम समझ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं जनन की बात कर रही हूँ, तो जनन में क्या होता है भाई, हाँ मैं मानव जनन की बात कर रही हूँ, मानव जनन। तो जब मानव जनन हो रहा है तो मानव जनन की कुछ विशेषताएं भी होंगी, है ना, मानव जनन की कुछ विशेषताएं होंगी। क्या विशेषताएं हैं वो, सबसे पहली चीज आ जाएगी भाई यहाँ पर क्या, सबसे पहली चीज हमने बोला कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक नर होता है और एक मादा होती है, ठीक है। पहली चीज तो यहाँ पर ये आ जाएगी कि जब मानव जनन की बात हो रही है तो नर और मादा का होना यहाँ पे स्वाभाविक है। जब यहाँ पे नर और मादा है, ठीक है, नर और मादा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कौन है, ये एक लिंगी है, ये कौन है, ये एक लिंगी प्राणी है, ठीक है। मतलब कि एक नर होगा और एक मादा होगी, ऐसा नहीं है कि नर और मादा एक ही शरीर में आ जाएंगे, ठीक है। ये कौन आ गया आपका, नर आ गया, ये अलग शरीर में होगा, ठीक है। और जो मादा है, ये मादा क्या होगी, ये भी अलग शरीर में होगी, है ना, ऐसा ही होता है, राइट। ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग शरीर में होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही शरीर में नर भी है और एक ही शरीर में मादा भी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। तो हमने क्या बोला, सबसे पहली चीज कि मानव जनन की बात हो रही है तो नर और मादा यहाँ पे होंगे। दूसरी चीज कि ये एक लिंगी प्राणी होंगे, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक। अब जब मैं यहाँ पे बोल रही हूं कि ये एक लिंगी है, ठीक है, मैंने कहा ये एक लिंगी है, तो एक लिंगी है तो इसका मतलब भाई ये क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, ये क्या शो करेंगे, ये शो करेंगे लैंगिक द्विरूपता, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायामॉर्फिज्म, जिसको हमने क्या बोला, सेक्सुअल डायामॉर्फिज्म बोला, राइट। इतनी चीज कितने बच्चों को समझ में आई जो मैंने अभी तक बताई है, और कितने बच्चों को मालूम है कि लैंगिक द्विरूपता क्या होता है, कितने बच्चों को मालूम है, ईमानदारी से बताओ, बता सकते हो आप लोग, चलो मैं बताती हूँ।
देखो लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या हो गया, द्वि मतलब होता है भाई दो, ठीक, और रूपता का मतलब होता है रूप, यानी कि दो तरीके के रूप, एक आपका मादा एक आपका नर, ये दोनों क्या है, दोनों अलग अलग रूप के हैं, यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दो रूप में लैंगिक अंगों के बारे में, लैंगिक अंगों के बारे में बात करें कि दो शरीर में दो अलग अलग प्रकार के क्या है, लैंगिक अंग हैं, जो क्या दिखाते हैं, द्विरूपता दिखाते हैं। नर के पास नर जनन अंग है, मादा के पास मादा जनन अंग है, ठीक है। अब जब यहाँ पर ये एक लिंगी हैं और लैंगिक द्विरूपता दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, नर और मादा ये क्या करेंगे, ये लैंगिक जनन करते हैं, लैंगिक जनन, जिसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला। चलो समझ में आ गया। अब जब हमने बोला कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो है निषेचन भी होगा, है ना। तो लैंगिक जनन से क्या होगा, यहाँ पर निषेचन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, है ना। हमने कहा कि इसके बाद क्या हुआ, निषेचन हुआ, जिसको हमने फर्टिलाइजेशन बोला। अब ये जो निषेचन हो रहा है, जितने भी जीवित प्राणी हैं सारे के सारे निषेचन करते हैं, है ना, सारे के सारे बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो भाई क्या करते हैं, सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, और कुछ होते हैं जो क्या करते हैं, जो अंडे देते हैं, कुछ होते हैं जिनके अंदर निषेचन की क्रिया मादा के शरीर में होती है, कुछ होते हैं जिनमें निषेचन की क्रिया मादा के शरीर से बाहर होती है। तो यहाँ पर जब हम मानव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका होता है अंतः निषेचन, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहाँ पर जो निषेचन की क्रिया हो रही है वो कहाँ हो रही है, ये हो रही है मादा के शरीर में। कहाँ हो रही है ये, मादा के शरीर में। चलो ठीक है, अब हमने मान लिया कि चलो इनके अंदर मादा के शरीर में क्या हो रही है, यहाँ पर निषेचन की क्रिया हो रही है, लेकिन बच्चे किस तरीके के होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये किस तरीके के बच्चे देते हैं, यहाँ पर जब निषेचन होता है तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, जरायुज, जरायुज होते हैं, ठीक है। जो बच्चे होते हैं, बच्चे जो बच्चे देने का तरीका है वो क्या है, यहाँ पे जरायुज है, यानी कि जिसको हमने क्या बोला, ये कैसे होते हैं, सजीव प्रजक होते हैं, ठीक है, क्या है, सजीव प्रजक होते हैं। अब बताओ इतनी बात कितने बच्चों को अच्छे और प्यारे तरीके से समझ में आई है कि मानव जन्म में ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ होते हैं देखो सजीव प्रजक, यानी कि हम जिंदा जो कोई लड़का है या लड़की है, मतलब जिंदे बच्चे को जन्म देते हैं। कुछ होते हैं जो क्या काम करते हैं, वो अंडा देते हैं, ठीक है, अंडे से वो अंडा शरीर से बाहर निकाल देते हैं, फिर उसके ऊपर बैठ जाते हैं, उसको गर्मी देते हैं, ठीक है ना, ऊष्मा प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा बाहर निकलता है, जैसे मुर्गी है, ठीक है, बत्तख हो गई। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे जो मादा होती है, स्त्री होती है, वो अपने शरीर के अंदर ही 9 महीने बच्चे को पालती है और तब एक सजीव को क्या करती है, पैदा करती है, जो कि एक कह सकते हो कि मिरेकल है। अक्षय कुमार कहते हैं ना, मिरेकल मिरेकल मिरेकल, तो वही चीज है, मिरेकल है, मिरेकल 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 मिरेकल, यस करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, मिरेकल, राइट। चलो ठीक है, इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई। चलो इतना कुछ हमने पढ़ लिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सवाल अब आता है कि भाई यहाँ पर लैंगिक जनन कब होगा, लैंगिक जनन कब होगा यहाँ पे, ओह शिट, यहाँ पे फिर मुझे एक और पेज जोड़ना पड़ जाएगा, ऐसा होगा क्या, लैंगिक जनन कब होगा, यस यहाँ पे इसको कर लेते हैं, ठीक है, कि लैंगिक जनन कब होगा, तो कब होता है बताओ, हाँ, कौन सी उम्र होती है जिसे हम किशोर अवस्था कहते हैं, जिसको हम किशोर अवस्था कहते हैं। हम बच्चों को क्या कहते हैं, किशोर, है ना, किशोर अवस्था, बच्चों को हम किशोर कहते हैं, यानी कि एडोलेसेंस,
ठीक है, कौन सी उम्र होती है ये? बताओ कौन सी उम्र होती है ये? तो भाई ये उम्र होती है किसी भी बच्चे में 12 से 14 वर्ष की। ठीक है, जब क्या होता है, यौवन आरंभ हो जाता है। यहां पर क्या होता है, यौवन आरंभ हो जाता है। मतलब क्या कि यौवन आरंभ हो गया। मैडम इसका मतलब क्या है? हाँ भाई सिंपल सी चीज है, इसका मतलब ये है कि जो लैंगिक अंग होते हैं, जो लैंगिक अंग हैं वो क्या हो गए हैं, विकसित हो जाते हैं। क्या हो गए हैं, विकसित हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने यौवन को प्राप्त कर लिया है, यानी कि उन्होंने क्या कर लिया है, उनको यौवन प्राप्ति हो गई है ना, यौवन प्राप्ति हो गई है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। ठीक है, इसका मतलब जब प्यूबर्टी आ गई है तो जो लड़का है और लड़की है वो क्या कर सकते हैं, वो युग्मकों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो नर और मादा हैं ये दोनों क्या कर सकते हैं, ये युग्मकों का निर्माण कर सकते हैं, है ना, राइट? इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है? ईमानदारी से बताओ। देखो बहुत स्लो चल रही हूं, सिर्फ इसलिए ताकि चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाए। बताओ, आई समझ में? आगे बढ़ जाएं? बोलो, राइट? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे बताओ कि एक नर की और एक मादा की, है ना, इन दोनों की क्या आयु होती है? ठीक है, प्यूबर्टी की क्या आयु होती है इन दोनों की? इन दोनों की क्या आयु है ये बताओ मुझे। एक लड़के की और एक लड़की जो होती है उनकी क्या आयु होती है कि वो जो उनका यौवनारंभ होता है, किशोर अवस्था उनकी प्रारंभ हो जाती है, कौन सी आयु होती है? जिनको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रही हूँ, और जिनको पता है वो कमेंट में लिखो। सॉरी जल्दी से। तो भाई साहब यहाँ पर जो लड़का होता है उसकी होती है 12 से 14 वर्ष। ठीक है, और जो लड़की होती है वो होती है 10 से 12 वर्ष। यहाँ पर क्या होता है, इसको जो आतर्व चक्र होता है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, लड़कियों में। और लड़कों में क्या होता है, आवाज भारी हो जाती है ना, आवाज में बदलाव आ गया। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होता है, सीने में बाल आ जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जो दोनों के दोनों में जो उनके लैंगिक अंग होते हैं वो विकसित होने लग जाते हैं, हाइट ले लेते हैं सब। ठीक है, लड़के थोड़े से मस्कुलर हो जाते हैं, उनकी दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, और ये बहुत सारे बदलाव इन दोनों के दोनों में होते हैं जो ऑलरेडी आप 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना। और सबसे बड़ी चीज कि आप लोग खुद फील करते हो, आपको खुद मालूम है कि हाँ आपके अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं, और उस टाइम पे जब वो बदलाव हो रहे थे तो आप लोग कितना इमोशनली डाउन होते हो, कि आपको सपोर्ट की जरूरत होती है। आप लोग चाहते हो कि कोई ऐसा इंसान हो जो आपकी चीजों को समझे, कि आपकी बॉडी के अंदर जो बदलाव है उनको लेके आप कितने परेशान हो। कोई तो हो कि जिसको बताओ कि यार हाँ कुछ तो हम लोग फील कर रहे हैं, राइट? ये सब क्या होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे हार्मोन्स क्या होते हैं, एकदम से बदलने लग जाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या है, प्यूबर्टी में पहुंच जाते हैं, और यही एक एज होती है बेटा जब संभलने वाली एज होती है, कि या तो बच्चा बन जाएगा या बिगड़ जाएगा। सिंपल सी चीज है, तो आपको बनना है, बिगड़ना नहीं है। समझ गए, राइट? चलो आगे बढ़ जाते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और जनन तंत्र की बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब हमने बोला है कि भाई जब मानव है वो 2 प्रकार का है, एक नर है और एक स्त्री है। ठीक है, हमने क्या बोला, ये नर आ गया आपका, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगी, आपकी मादा आ जाएगी। राइट?
ये कौन आ गई आपकी, मादा भी कह सकते हो, स्त्री भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब हमने बोला कि दो तरीके के यहाँ पर कौन है, इंसान है, कि एक नर है एक मादा है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि दो तरीके के हैं, एक तो नर जनन तंत्र, ठीक है, एक तो नर जनन तंत्र हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, मादा जनन तंत्र। बताओ इतनी बात समझ में आई? अभी तक मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में मैंने जो कुछ ही पढ़ाया आप लोगों को नहीं पता, सब पता है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही ना समझने में, है ना? होनी भी नहीं चाहिए भाई, होनी भी नहीं चाहिए। यानी कि हमने कहा कि दो तरीके के जनन तंत्र है हमारे पास, एक है नर एक है मादा या स्त्री जनन तंत्र, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब मैंने कहा कि मानव जनन तंत्र के प्रकार तो दो तरीके के हैं, ठीक है, अभी जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि एक है नर जनन तंत्र, देखो यहाँ पे समझना आप चीजों को, यहाँ से चीजें थोड़ी सी टफ होने वाली हैं। अभी तक तो हम बच्चे बच्चे चीज पढ़ रहे थे, अब आप बड़े हो तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन में बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या है, मादा जनन तंत्र। जब मैं नर जनन तंत्र की बात करती हूं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये इंग्लिश में इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैडम जी समझ में नहीं आया है। ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट, ओके। चलो अब दो चीजें हो गई। जब मैं नर जनन तंत्र की यहाँ पे बात कर रही हूं, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बनेंगे भाई, नर के पास क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, है ना। यहाँ पर अगर मैं युग्मकों की बात करती हूँ, मैंने कहा कि युग्मक बनते हैं, तो नर में क्या बनेगा, शुक्राणु बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म्स कहते हैं, ठीक है। और मादा में क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा, जिनके बारे में आप पूरे तरीके से पढ़ोगे, जिसको हम एग कहते हैं, राइट। ये दोनों हुआ, दो चीजें यहाँ समझ में आ गई। इसके बाद मैंने क्या बोला, इसके बाद मैंने बोला कि जब ये शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो क्या होता है, इनसे निषेचन होता है, यानी कि क्या हुआ, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ इन दोनों के मिलने से। जब यहाँ पर निषेचन की क्रिया हो रही है तो उससे क्या हो रहा है, हाँ क्या हुआ उससे बताओ भाई, इन दोनों के मिलने से क्या हो जाता है, हाँ क्या हुआ, युग्मनज बना, क्या बना, युग्मनज, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये होता है 2n। क्यों होता है 2n भाई, क्योंकि आपका शुक्राणु n होता है और अंडाणु क्या होता है, n होता है, राइट। समझ में आ गया, यानी कि 23 गुण यहां से बच्चे ने उठाए, 23 गुण यहां से बच्चे ने उठाए और यहां पर टोटल 46 आ गए। अब बताओ इसे समझने में कोई दिक्कत हुई, कह ही नहीं सकते आपकी मैडम दिक्कत हुई है, कहोगे तो पिटोगे, नहीं कह सकते ना दिक्कत हुई है। इतने आसान और प्यारे तरीके से यहाँ पे समझाया जा रहा है आपको एक एक चीज कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहली बात कि आए हो तो भैया टिके रहो, टिके रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि चीजें ऐसे ही आसान तरीके से आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। चलो ओके, इतनी चीज समझ में आ गई है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। चलो ओके, अब आते हैं प्राथमिक जनन अंग आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। दूसरे सहायक जनन अंग आ जाते हैं और तीसरे आपके क्या आते हैं, सहायक ग्रंथियां आती हैं। ये तीनों की तीनों चीजें क्या है, हम यहाँ पर नर में बात कर रहे हैं, किस में बात कर रहे हैं, हम नर के अंदर बात कर रहे हैं। तो जो प्राथमिक जनन अंग हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स की हम बात कर रहे हैं, क्या है ये, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है। आजा भाई साहब,
तो क्या है ये? तो ये क्या है आपका वृषण, जिसको हम क्या कहते हैं? टेस्टिस, राइट। फिर आता है सहायक जनन अंग, यानी कि जो सहायता कर रहे हैं, ठीक है, जो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो हेल्प करने वाले अंग कौन से होते हैं नर में? कौन कौन हेल्प कर देता है भाई? तो हेल्प में कौन कौन करता है? आपका क्या आ गया? वृषण। क्या आ गया बताओ? वाहिका, जो क्या करती है? हाँ, वृषण वाहिका क्या करती है भाई? शुक्राणु लेके जा रही है, वाहक है वो, ठीक है। वृषण वाहिका यानी कि वृषण से एक वाहिका निकली हुई है, जैसे हमने वृषण वाहिका बोला। दूसरा क्या चीज आ गई? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, सॉरी, शुक्रवाहिनी है जो शुक्र को ले जाने यानी शुक्राणु को ले जाने का काम करती है। वृषण वाहिका तो वृषण से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। शुक्रवाहिनी होती है जो शुक्राणु को लेके जाने का काम करती है। तीसरा क्या आ गया आपके पास? आपके पास आ गया तीसरा क्या आ जाता है भाई? अधिवृषण। अधिवृषण आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आपका एक और आता है जिसको हम शुक्राशय कहते हैं, यानी कि जहां पर क्या होते हैं? स्टोर हो जाते हैं ये, ठीक है। फिर सहायक ग्रंथि, यानी कि कुछ ऐसी ग्रंथियां भी हैं जो क्या करती है? सहायता करती हैं। कौन कौन सी आ जाती है भाई? एक तो आपके पास क्या आ जाएगी? प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्रंथि आ जाती है। दूसरा क्या आ गया आपके पास? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, राइट। ये चीजें आपके पास आ गई। तो ये तीनों की तीनों चीजें क्या है? ये सारी की सारी चीजें क्या है जो एक नर जनन तंत्र में आती हैं भाई, और तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से अगर एक भी चीज का लॉस हो गया तो क्या होगा? नर जनन तंत्र अधूरा रह जाता है, समझ गए? यानी कि किसी नर में अगर इनमें से एक भी चीज गायब हो गई या खराब हो गई तो उसका क्या बोलते हैं? जनन तंत्र किसी काम का नहीं है, यानी कि वो शुक्राणु जो है वो पैदा नहीं कर सकता है, ठीक है। और पैदा कर भी रहा है तो हो सकता है वो उसके शिश्न तक ना पहुंचे। फिर जब वाहिकाएं काम नहीं करेंगी तो शिश्न तक कैसे पहुंचेगा, राइट। तो भैया अपने शरीर का ख्याल रखो, साफ सुथरे रहो, अच्छे तरीके से बीमारियों से बचो, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नर जनन तंत्र के भाग और संरचना। सबसे पहले हम जानेंगे इसके कौन कौन से भाग आ जाते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? वृषण कोश आ जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्कॉटम कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है? एक जोड़ी वृषण आ जाती हैं, यानी टेस्टीज आ जाती हैं, राइट। फिर हमारे पास एक जोड़ी अधिवृषण आ जाता है, यानी कि एपिडिडिमिस आ जाता है। फिर हमारे पास एक जोड़ी शुक्रवाहिनी आ जाती है, यानी कि वास डिफरेंस आ जाते हैं। फिर मूत्रमार्ग यानी कि यूरेथ्रा आ जाता है। उसके बाद शिश्न यानी कि पीनस आ जाता है। और उसके बाद सहायक जनन ग्रंथियां जिसको हम एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है, जो वो ग्रंथियां जो सहायता करती हैं, जैसे मैंने अभी बताया था प्रोस्टेट, और एक तो प्रोस्टेट हो गई थी, है ना, और दूसरी कौन सी थी? बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है। इतनी चीज क्लियर सबको? क्लियर सबको इतनी बात ना भाई? बोलो, हो गई है ना क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया क्लियर है। तो आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो, ये आपका क्या है? नर जनन तंत्र है, ठीक है। नर जनन तंत्र है, हमने कहा कि ये क्या आ जाता है आपका? ये आपका वृषण आ गया है, ठीक है। वृषण कहाँ होते हैं? ये वृषण आ गए हैं आपके। वृषण कहाँ होते हैं? वृषण कोश में होते हैं, ठीक है। इसके बाहर क्या होता है? शुक्रवाहक होता है, यानी कि जो स्पर्म डक्ट होती है, जो स्पर्म को ले जाने का काम करती है। फिर हमारे को यहाँ पे शुक्राशय मिल जाता है, जहां पे जाके जो शुक्राणु होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर क्या है? मूत्राशय यानी कि यूरेथ्रा है, जहां पर क्या हो रहा है? जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, वो यहाँ इकट्ठा होता है। मूत्र नलिका होती है भाई, है ना, जो क्या काम करती है? यूरिन को यानी कि मूत्र को ले जाने का काम करती है। यहाँ पे ये जो है हमारे पास, ये आगे प्रोस्टेट ग्रंथि आ जाती है हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास ये चीज क्या आ गया है? हमारे पास शिश्न आ गया, जिसको हम पीनस कहते हैं, ठीक। फिर ये क्या है? मूत्र मार्ग, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लड़के होते हैं, ठीक है, हमने कहा जो लड़के होते हैं उसमें क्या होता है? जो शिश्न होता है, ठीक है, क्या काम करता है? इससे मूत्र भी निकलता है, प्लस जो शुक्राणु होते हैं वो भी निकलते हैं,
ठीक है, मूत्र निकलना प्लस शुक्राणु निकलना, दोनों के लिए क्या है यहाँ पर एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, सिर्फ यही वो जगह है जहां से शुक्राणु भी क्या होंगे कि मादा के शरीर में जाएंगे और यहीं से क्या होगा, जो यूरिन होता है, ठीक है, जो मूत्र होता है वो भी क्या करते हैं, यहीं से बाहर निकालते हैं। तो नर में इन दोनों चीजों के लिए अलग अलग जगह नहीं होती है, एक ही होती है, इस चीज को ध्यान में रखना है बिल्कुल, ठीक है। इतनी बात अब कितने बच्चे को प्यारे तरीके से समझ में आ गई है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ ताकि मैं भैया इसको आगे बढ़ा सकूं। बहुत कुछ है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है, बोलो आया समझ में? चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और हम आगे बढ़ के क्या बात करेंगे यहाँ पे, चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले वृषण कोश की, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, स्कॉटम कहते हैं, ठीक है। तो स्कॉटम क्या है, हाँ, तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगी तो स्कॉटम क्या है, ये लो जी बना दिया स्कॉटम, ये आपके अंदर क्या आ गई है, ये लो, ठीक, ये क्या है आपका वृषण आ गया, ठीक है, और ये क्या है वृषण कोश। यानी कि अगर मैं इसके काम की बात करूं तो काम क्या होगा कि भाई ये क्या करता है, ये वृषण को क्या करता है, ये सुरक्षा देता है, ठीक है, कह सकते हैं क्या है, ये वृषण का आवरण है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम, और क्या करता है, ये जो तापमान होता है ताप को नियमित करता है, राइट। ये क्या कर रहा है, ये जो है, ये जो आवरण है, ठीक है, ये जो आवरण है भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्या है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या काम कर रहा है, सबसे पहली चीज कि ये वृषण का आवरण है, ठीक है, जो वृषण कोश होता है ये वृषण का आवरण है, ठीक है। ये कैसा होता है, पाउच जैसा होता है, कैसा होता है, ये थैली जैसा, थैलीनुमा संरचना है, ये संरचना होती है, क्या है, ये थैलीनुमा संरचना होती है, जो क्या करती है अपने, ये क्या है 2 नंबर में होती है, कैसी है ये 2 जोड़ी में होती है, 2 जोड़ी में मौजूद है। देखो एक एक चीज आपको लिख लिख के समझा रही हूं, ये मेन पॉइंट है, सिर्फ इनको याद कर लेना, यकीन मानो कि आपके नंबर नहीं कटेंगे, सिर्फ ये मेन पॉइंट है जो आप याद कर लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ये क्या है, एक ये आवरण है वृषण का, एक थैलीनुमा यानी कि पाउच जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये 2 जोड़ियों में मौजूद है, क्यों, क्योंकि वृषण भी क्या है हमारे पास, एक और ये 2 वृषण है, तो ये जो थैलीनुमा संरचना है ये भी कैसी है, ये 2 है, ठीक है, ओके 2 है, सॉरी एक जोड़ी है यानी कि 2 है, मैंने यहाँ पे 2 जोड़ी लिख दिया है, बताओ 4 लिख दिए मैंने, वाओ, एक जोड़ी में मौजूद है 2 जोड़ी लिख दिया है यार, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है, ठीक है, एक जोड़ी में मौजूद है। फिर मैंने क्या बोला, ये वृषण को सुरक्षा दे रही है, ठीक है, और जो तापमान है उसको नियमित करते हैं। तो ये सारे का सारा किसका काम है भाई साहब, ये आपके वृषण कोश का काम है, ठीक है। सिर्फ यही डायग्राम बना दोगे, यही लिख कर आ जाओगे तो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इतनी बात सब बच्चों को क्लियर, बढ़िया तरीके से बोलो, जल्दी फटाफट क्लियर हो गई है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब एक जोड़ी वृषण की बात कर रहे हैं हम, यानी कि टेस्टिस की बात कर रहे हैं, तो भाई ये क्या है, यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है, ठीक है, एंड्रोजन का निर्माण हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन नामक जो आपका क्या है हार्मोन है उसका निर्माण हो रहा है। तो ये सारे के सारे काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है भैया वृषण, और ये जो काम है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, कि सोचो अगर हार्मोन नहीं बनेंगे तो क्या होगा, शुक्राणु नहीं बनेंगे तो क्या होगा, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी, राइट। देखो
कैसा है ये? वही चीज कि भैया ये एक आवरण के अंदर बंद होते हैं। ठीक है, आवरण क्या था हमारा? आवरण क्या था हमारा? ये क्या है? आपके वृषण है। ये क्या है? हमारे वृषण। ठीक है, ये क्या है? एक जोड़ी वृषण है ये, राइट। और ये क्या है जो बाहर है? ये क्या है? वृषण कोश। वृषण कोश। ठीक है, वही चीज किसके अंदर मौजूद है? ये भैया वृषण कोश के अंदर एकदम सुरक्षित होते हैं। ठीक है, बहुत सुरक्षित रखे जाते हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है? हमने बोला कि एक जोड़ी वृषण जो होते हैं वो क्या होते हैं? शरीर से बाहर होते हैं। रुको बताते हैं। मैंने कहा हम बात कर रहे हैं वृषण की। ठीक है, यानी कि ये क्या होते हैं? हमने कहा कि एक जोड़ी वृषण कहां होते हैं? शरीर से बाहर होते हैं। एक जोड़ी वृषण शरीर से बाहर होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं। चलो, हमें पता है कि हाँ शरीर से बाहर होते हैं। सवाल आता है कहां होते हैं? सवाल आता है कहां होते हैं? आजा भाई, कहां होते हैं भाई? एक आवरण में होते हैं। ठीक है, आवरण में होते हैं। आवरण का नाम क्या है? क्या कहलाता है आवरण? वृषण कोश। वृषण कोश। ठीक है, कहां है? वृषण कोश में है। ठीक है, ओके, चलो वृषण कोश में है। अब ये कहां मौजूद है? वृषण कोश। ये वृषण कोश कहां मौजूद है? आपकी जो उदर गुहा होती है, उदर गुहा से बाहर। अब यहां पे मुझे बताओ कि ये उदर गुहा से बाहर क्यों होती है? कितने बच्चे ईमानदारी से ये बात जानते हैं कि ये उदर गुहा से बाहर क्यों होती है? बताओ बताओ। अयो, अगर नहीं बताओगे तो फिर मार लगाऊंगी मैं क्यों होती है बाहर, समझे? चलो, जिनको मालूम है वेल एंड गुड है, जिनको नहीं पता है भाई मैं बता रही हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं हूं यहाँ पे बताने के लिए, समझाने के लिए। काहे डरते हो भाई? काहे इतना खौफ है? ठीक है, तो ये क्यों होते हैं भाई उदर गुहा से बाहर? ये किस लिए हैं? जो शुक्राणु हैं, यानी कि जो स्पर्म है, ठीक है, निर्माण के लिए। निर्माण के लिए। ठीक है, अब भाई ठीक है, समझ में आ गया कि शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर से बाहर है। लेकिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी भैया इनकी कि ये शरीर से बाहर हो गए? शरीर के अंदर भी तो बना सकते थे शुक्राणु। अगर मैं अंड जनन की बात करती हूँ तो जो अंड जनन की क्रिया है वो शरीर के अंदर होती है, मादा के, है ना? ऐसा तो नहीं कि अंड जनन की क्रिया मादा के शरीर से बाहर हो रही है, नहीं ना। तो ये शरीर से बाहर क्यों है? ये शरीर के अंदर ही क्यों नहीं है? तो भाई साहब यहां पर कि भाई जो शुक्राणु का निर्माण होता है ये क्या कहलाता है? ये सबसे पहली चीज तो ये शुक्र जनन कहलाता है, याद रखना। ठीक है, कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या बोला हमने इसको? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो, अब यहां पे समझो, हमने बोला कि जो मानव शरीर है, मानव शरीर है, इसका जो ताप है वो कितना है? हाँ, ताप कितना है इसका? इसका टेम्परेचर है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इसका टेम्परेचर है ना? लेकिन ये जो होता है क्या, कहाँ गया अपना वृषण जो होता है, ठीक है, लेकिन जो वृषण होता है इसको कितना टेम्परेचर चाहिए? इसको कितना टेम्परेचर चाहिए भाई? इसको चाहिए 2 से 2.5 डिग्री कम। ठीक है, इससे समझे? इसको 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए होता है 37 से, इसलिए ये शरीर से बाहर होता है। ठीक, अच्छा एक और चीज यहां पे बताओ कि ये शरीर से बाहर कब आते हैं? अगर मैं बोलूं कि ये शरीर से बाहर कब आते हैं, ये थोड़ा आपका नीट लेवल से आ जाता है कि शरीर से बाहर
कब आते हैं? अगर ये सवाल आता है तो क्या लिखोगे? मतलब इसको कितना चाहिए? इसको चाहिए 34 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। लो लिख देती हूँ, वरना बोलोगे मैडम ने बताया नहीं, कंफ्यूजन हो गया हमको। तो भाई शरीर से बाहर कब आते हैं? देखो नीट लेवल का है, ये नीट के हिसाब से है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ये भी नीट के हिसाब से है, ध्यान रखना, और ये सवाल भी नीट के हिसाब से है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो शरीर से बाहर कब आते हैं? जब ये 7वें महीने में होते हैं ना, 7वें महीने में, जब माँ के गर्भ में होते हैं, ठीक है, माँ के गर्भ में होते हैं तब आते हैं ये, राइट। इतनी बात सब बच्चों को क्लियर हो गई है बढ़िया तरीके से, है ना? चलो बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ जाते हैं अब। चलो उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि मैं एक्चुअली में क्या कहना चाह रही थी, है ना? अब मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक बार बता देती हूँ इसको दोबारा से, कि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे कि भाई वृषण यानी कि क्या होता है? टेस्टिस होता है, ये क्या होता है? एक आवरण में मौजूद होती है, राइट, जिस आवरण को हम क्या बोलते हैं? वृषण कोश बोलते हैं। एक पाउच यानी कि थैली जैसी संरचना होती है, राइट। अब एक जोड़ी वृषण जो है शरीर से बाहर होता है, ओके। अब ये एक आवरण में होता है जिसको हम वृषण कोश कहते हैं, राइट। दूसरी चीज कि भाई ये उदर गुहा से बाहर होता है। क्यों होता है? शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स को बनाने के लिए, शुक्राणु निर्माण के लिए जो निर्माण की क्रिया होती है, इसको क्या कहते हैं? हम शुक्र जनन कहते हैं, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, राइट। अब सवाल आता है कि भाई ये शरीर से बाहर क्यों होते हैं? ठीक, अब हमको पता है हमारे शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है ना? लेकिन इसको कितना चाहिए होता है? 34 से 35 चाहिए होता है, यानी कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। अगर ये टेम्परेचर इतना होगा तो यहाँ पे जो शुक्राणु है यानी कि स्पर्म्स है वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इसको इतना ही टेम्परेचर यहाँ चाहिए होता है खुद को मेंटेन करने के लिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार 1 नंबर में आ जाता है ये, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि जब जो है क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं हाँ, जब ठंड का समय होता है, ठीक है, जब ठंड का समय होता है तो ये जो वृषण कोश होता है, कहाँ गया? हाँ, जब ठंड का समय होता है तो ये जो वृषण कोश होता है ये क्या होता है? इसको टेम्परेचर चाहिए होता है, गर्मी चाहिए होती है, तो ये क्या काम करता है ठंड के टाइम पे? हाँ, ये जो ठंड होती है, ठंड के टाइम पे ये क्या करता है? शरीर के करीब आ जाता है ना, शरीर के करीब आ जाता है। वही जब गर्मी होती है तो ठीक है, हमारे जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो गर्मी होती है, तो ये क्या करता है? उस गर्मी से बचने के लिए शरीर से दूर हो जाता है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। यहाँ क्या होता है? ये सिकुड़ जाता है और यहाँ क्या होता है? ये फैल जाता है। इस चीज का याद रखना कि भाई सोच के देखो, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारा इंसानी शरीर है, मानव शरीर है, कितना ज्यादा अमेजिंग है कि आप सोचो रोज रोज कुछ ना कोई नई चीजें होती है जो हम सीखते रहते हैं, जो सुनने में आती रहती है कि अच्छा आज ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा हो गया, है ना। तो इसीलिए सोच के देखो कि हमारा जो शरीर है अपने आप को कैसे मेंटेन रखता है, कैसे अपना ख्याल रखता है। तो इसीलिए मैंने बोला आपको बच्चों कि ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से तो जुड़ा हुआ ही है, उसके साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ से भी, क्योंकि जितने भी पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, वो हमारी जिंदगी से रिलेटेड है, हमारे शरीर से रिलेटेड है। तो इनको जानना हमारा पूरा हक बनता है कि एक एक चीज अच्छे तरीके से हमें हमारे शरीर के बारे में पता होना चाहिए, सिंपल एंड स्वीट, राइट। चलो आगे बढ़े। चलो अब एक काम करते हैं, मैंने क्या बोला कि भाई कहाँ गया? ये क्या है आपका? ये वृषण कोश है, ठीक है। अब मैं अगर ये जो वृषण है इसको बाहर लेकर आती हूँ और इसको क्या करती हूँ? इसको मैं काटती हूँ, ऐसे करके काटूंगी तो मुझे ये कैसा नजर आएगा? तो इसकी जो है संरचना देखते हैं अब हम कि अंदर से हमको कैसा नजर आता है। तो आओ चलो शुरुआत करते हैं इसकी बनाने की। सबसे पहले यहाँ पर 3 लेयर्स पाई जाती हैं, याद रखना, ठीक है। तीनों लेयर्स में अलग अलग कलर से बनाती हूँ, अलग अलग कलर से बनाऊंगी, और तीनों लेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझना बेटा, नहीं समझोगे तो दिक्कत होगी।
ये लो, ये 3 लेयर्स यहाँ पे इस तरीके से आ गई हैं, ठीक है। तीनों लेयर क्या कहलाती हैं? ट्यूनिका, पेजेंजिल, सबसे पहले वाली 1 2 3, ठीक है। जो तीसरी वाली है वो क्या कहलाएगी? ट्यूनिका वासा कैनोसा, ठीक है। ये क्या है? नंबर 3। नंबर 2 की बात करूंगी तो ये क्या है? ट्यूनिका, जिसको मैंने यहाँ पे टी लिख दिया है, लो यहाँ पे टी लिख देती हूँ, ट्यूनिका एल्ब्यू, अरे यार क्या हो जाता है, एल्ब्यू, अरे क्या हो गया भाई, एल्ब्यूजीनिया, ठीक है, एल्ब्यूजीनिया, ठीक। और जो ये पहली वाली है ये क्या है? ट्यूनिका, आप बताओ मुझे, आप लोग बताओगे, बोलो ट्यूनिका, हाँ, वेजाए, ट्यूनिका वेजाए नेलिस, ठीक है, वेजाए नेलिस। 3 तो ये आपके पास यहाँ पर आ गई है, सबसे पहली वाली, दूसरी व्हाइट वाली, तीसरी ग्रीन वाली, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? यहाँ पे ना कुछ कोस्ट मौजूद होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर? कुछ कोस्ट मौजूद होते हैं। किस तरीके से? ऐसे करके, ऐसे करके ये कोस्ट होते हैं, जिनको हम पाली भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? कोस्ट है। इनको हमने क्या बोला? इनको हमने पाली भी बोला, राइट। इसको क्या बोला हमने? पाली भी बोला इसको। ये क्या है? चौथे नंबर में देती हूं कोस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? पाली भी कहते हैं, राइट। और ये कितने नंबर में होती है? कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं जो कोस्ट होते हैं लगभग कितने नंबर में होते हैं? हाँ बोलो। इनको लोब भी कहते हैं, लोब, ऑब्लिक में लिख देती हूं लोब, राइट। ये लगभग 250 से 300 होते हैं। कितने होते हैं ये? लगभग 250 से 300 नंबर्स में होते हैं, याद रखना ये जो कोस्ट होते हैं। अब इन कोस्टों में क्या होता है? इन कोस्टों के अंदर फिर से एक संरचना पाई जाती है। इन कोस्टों के अंदर क्या पाई जाती है? कुछ क्या पाई जाती है? हाँ, नलियां पाई जाती हैं। कैसे करके? ऐसे करके, ये, ठीक है, ये नलियां पाई जाती हैं इसके अंदर, ऐसे करके। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, प्लीज इसको समझ लेना अच्छे तरीके से। नहीं समझोगे ना बाबू मेरे, फिर रोओगे कि समझ में नहीं आया, ठीक है। तो जिसको हम क्या कहते हैं? शुक्र जनन नलिका कहते हैं। ये जो लाल रंग है, इस लाल रंग से जो बना है 5वां नंबर है, जिसको हमने बोला शुक्र जनन नलिका, ठीक है। क्या है ये? शुक्र जनन नलिका। चलो अब देखो, ये यहां से तो चौड़ी हो रही हैं, अब आगे चल के ये क्या हो जाएंगी? संकरी हो जाएंगी। यहां से चौड़ा है, यहां आगे चलेंगे चलेंगे और ये पतली सी होने लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर आता है? देखो, ये आगे चल के क्या है? यहाँ पे पतली होनी शुरू हो जाती है, राइट, ऐसे करके। ये देखो ऐसे करके यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है इसको क्या करने लग जाता है? कंबाइन करने की कोशिश करता है, ठीक है। कंबाइन करने की कोशिश करता है और क्या बनता है? वृषण जालिका बन जाती है यहाँ पे ये, ठीक है। क्या बनी ये? हाँ बताओ जल्दी से, आगे चल के क्या बनेगा ये? बोलो जल्दी बोलो फिर, ठीक है। उसके बाद अभी चलो नाम लिखवाती हूँ, उसके पहले एक और इसके आगे समझो ये क्या बना रहा है। कौन सा कलर उठाया जाए? चलो ब्लू उठाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे था, आगे ये पतली पतली नलियों में फिर ऐसे खुलता है, ठीक है। ये ऐसे करके आगे क्या होने लग गया? ये बंद होने लग गया है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर से मैं बना रही हूं, ये क्या बन रहा है? वृषण जालिका। क्या बना ये? वृषण जालिका, ये, ठीक है। क्या है ये? वृषण जालिका, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज यहाँ पे रह गई है भाई, कि यहाँ पे जो इसके बीच में यहाँ पर ये स्पेस खाली है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंतराली
गुहा बोलते हैं इसको, ठीक है, गुहा भी बोलते हैं और रिक्त भी बोलते हैं, अंतराली रिक्त या फिर अंतराली गुहा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि देखो 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं ये, ठीक है, तीनों क्या है, ट्यूनिका है तीनों, ठीक है, ट्यूनिका है तीनों। फिर ये क्या आ जाता है इसके बाद, अंतराली गुहा, ये वाला जो भाग है ये क्या है, पूरा यहाँ से जितना भी खाली 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 भाग है ये क्या है, अंतराली गुहा आ गई है। इसके अंदर क्या आ गई है फिर ये, हाँ ये कोष्ठ आ गए हैं, नीले वाले जो है क्या है ये, कोष्ठ आ गए हैं। इन कोष्ठों के अंदर क्या होती है, ये शुक्र जनन नलिका आ गई है, ये लाल रंग से जो मैंने बनाई है क्या है ये, शुक्र जनन नलिका। फिर यहां से ये चौड़ा है, इसने क्या किया, यहाँ पर पतला होना शुरू कर दिया है, ठीक है, इसने क्या किया, पतला होना। और ये जो थी यहाँ शुक्र जनन नलिका जो थी, आगे चल के ये क्या बन जाती है, वृषण जालिका बन जाती है, राइट, यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर बनाती है कुछ इस तरीके से, ऐसे करके, ऐसे करके ये एक यहाँ पे जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है। ये सॉरी, ये क्या था आपका, ये था आपका, हाँ यहाँ पे ये एक से, ये क्या होती है, 1 से 3 होती हैं, ठीक है, इसको पहले बताती हूँ। ये जो शुक्र जनन नलिका है ये क्या होती है, 1 से 3 होती है नंबर में। ये क्या होंगी, फिर कंबाइन होंगी और क्या बनाएंगे, कंबाइन होकर यहाँ पे शुक्र वाहिनी। तो ये क्या है, शुक्र वाहिनी, ठीक है। ये यहां से क्या होंगी, शुक्र जनन नलिका आगे चले कंबाइन हो जाती है, एक हो जाती है और क्या बनाती है ये, शुक्र वाहिनी। उसके बाद यहां पर ये क्या बनाएगी, ये कहलाएगा शुक्र जालिका, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, शुक्र जालिका कहलाएगा। अब ये जो शुक्र जालिका है इससे एक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, कैसे बाहर निकलता है, इस तरीके से बाहर निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, अधिवृषण, ठीक है, अधिवृषण है। अधिवृषण से यहां पर निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्रवाहक, जिसको हमने क्या बोला, शुक्रवाहक बोला, राइट। इतनी चीज सबको समझ में आई है ना, कि भाई यहाँ पर 3 लेयर्स हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे खाली जगह आ जाती है जिसको हम अंतराली गुहा कहते हैं, फिर हमारे पास ये पाली आ गई है जिसको हम कोष्ठ कहते हैं, इनके अंदर शुक्र जनन नलिका होती है, ठीक है। ये जो शुक्र जनन नलिका होती है, ठीक है, ये क्या करती है, ये बाहर जाती है और क्या बनाती है, बाहर निकलते हुए एक जाल जैसी संरचना बना देती है। ये जो जाल जैसी संरचना ये दिख रही है यहाँ पे, इसको भी कहते हैं, राइट। तो इसको हम बोलेंगे वृषण जालिका, ये है जाल जैसी संरचना वृषण जालिका। ये आगे किस में खुलती है, शुक्र वाहिनी में खुलती है। फिर आगे जाल जैसा गुचड़ मुचड़ सा फिर से एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अधिवृषण बोलते हैं, ठीक है। और ये जो अधिवृषण है, ये अधिवृषण से बाहर एक नली निकलती है जिसको हम शुक्रवाहक बोलते हैं। अब इनके चलो मैं आपको क्या बताती हूँ, इनके इंग्लिश के नेम बता देती हूँ, है ना। आप लोगों के डिमांड रहती है मैम इंग्लिश के नेम तो बता दो, इनके हमें बहुत ज्यादा क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर मैं इस शुक्रवाहक की बात करती हूँ तो शुक्रवाहक को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वासा डेफरेंस, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, वासा डेफरेंस। अब आता है अधिवृषण, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, एपिडिडिमिस, ठीक है, एपिडिडिमिस। अब जो वृषण जालिका होती है, वृषण जालिका को हम क्या बोलते हैं, वृषण जालिका को हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस बोलते हैं इसको, वृषण जालिका को, ठीक है। अब ये जो शुक्र वाहिनी है, ठीक है, या शुक्र वाहिका भी बोलते हैं इसको, तो इसको हमने क्या बोला, वासा एफरेंस, ठीक है, वासा एफरेंस बोला। अब हमारे पास और क्या आ जाता है, हमारे पास और क्या आ गया है यहाँ पे, शुक्र जनन नलिका। ये शुक्र जनन नलिका है, इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल,
क्या बोला हमने? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बाकी इसको हमने लोब बोला, इनके नाम भी इंग्लिश में ही लिखे हुए हैं, बाकी सारे नाम हो ही गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हाँ, ये है आपका एक जो वृषण का क्या होता है, उसको हम काटते हैं बीच में से। ठीक है, तो वो काटा हुआ हिस्सा हमको कुछ इस तरीके, यानी कि अनुप्रस्थ काट जिसको हम बोलते हैं, टीएस सेक्शन। ठीक है, तो ये क्या है? अनुप्रस्थ काट है, ये कुछ इस तरीके से हमको नजर आएगा। और बहुत बार ये पूछा जाता है, तो इसको मेरे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना डायग्राम को। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सबको? आगे बढ़ा जाए, है ना? बढ़ लिया जाए आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अरे हाँ चलो, अब मैंने शुक्र जनन नलिका बताई थी आपको, है ना? ठीक है, शुक्र जनन नलिका, राइट, शुक्र जनन नलिका जिसको हम कहते हैं। अब ये जो शुक्र जनन नलिका है, ठीक है, यहां क्या होता है? ये 2 कोशिका का निर्माण करती है। इसने क्या किया? 2 कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, ये जो शुक्र जनन नलिका है, ये क्या काम करती है? ये 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब भाई सवाल आता है कि कौन कौन सी 2 कोशिकाएं होती हैं? तो भाई यहां पर 2 कोशिकाएं आती हैं। एक आ जाती है कौन सी आपकी? एक आती है आपकी शुक्र जनन कोशिका। ठीक है, एक क्या आ गई आपकी? शुक्र जनन कोशिका आ जाएगी। दूसरा क्या आ जाएगा आपका? दूसरा आ जाएगा आपका सर्टोली कोशिका। ठीक है, दूसरी क्या आ गई? सर्टोली कोशिका। ओके जी, ये भी समझ गए हम। अब क्या होता है यहाँ पर? ये जो शुक्र जनन कोशिका होती है, ये क्या काम करती है? तो ये जो शुक्र जनन कोशिका है, ये क्या काम करती है? शुक्राणु का निर्माण करती है। ये किसका निर्माण करती है? ये जो स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, किसका निर्माण कर दिया इसने? स्पर्म्स का निर्माण कर दिया। ठीक, इसने क्या किया? शुक्राणु का निर्माण किया। अगर मैं सर्टोली कोशिका की बात करती हूँ, तो सर्टोली कोशिका क्या काम करती है? तो ये जो सर्टोली कोशिका होती है, ये क्या काम करती है? ये पोषण देने का काम करती है। क्या करती है? पोषण देने का कार्य। अब सवाल आता है कि ये किसको पोषण देने का काम करती है भाई? कौन है ऐसा जिसको ये पोषण दे रही है? कौन है ऐसा जिसको ये पोषण देने का काम कर रही है? बताओ, आप में से कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं? बोलो, कितने बच्चे बता सकते हैं कि ये जो सर्टोली कोशिका है, ये क्या काम कर रही है? बोलो, किसको पोषण दे रही है? हाँ बताओ भाई, किसको पोषण देने का काम हो रहा है यहाँ पर? मैंने कहा कि शुक्र जनन नलिका जो होती है, ये 2 कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। ठीक है, एक होती है आपकी शुक्र जनन कोशिका और एक होती है सर्टोली कोशिका। तो ये जो शुक्र जनन है, वो शुक्राणु का निर्माण कर रही है। नाम से पता चल रहा है ना, शुक्र जनन, यानी कि शुक्र जनन यानी कि शुक्र प्लस जनन, राइट। शुक्र का मतलब क्या हो गया? शुक्राणु। ठीक है, जनन मतलब पैदा करना, उत्पन्न करना, जो शुरू में मैंने बताया था। ठीक है, तो अब देखो, नाम से समझ गए हो ना, शुक्र जनन यानी कि शुक्राणु को पैदा करना या उत्पन्न करना, राइट। अब ठीक है, यहां पर हमने कहा शुक्र जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण कर दिया, इतना समझ में आ गया। सवाल है सर्टोली कोशिका के बारे में कि जो सर्टोली कोशिका है, ये क्या काम कर रही है? पोषण देने का काम कर रही है। लेकिन किसको पोषण देने का काम करती है भाई? किसको पोषण देने का? तो सिंपल सा इसका जवाब आ जाता है भाई, किसको? हाँ, किसको भाई? शुक्राणु को। ठीक है, किसको दे रही है ये पोषण? शुक्राणु को। तो शुक्राणु क्या है? सवाल है शुक्राणु क्या है भाई? हाँ, तो शुक्राणु कोई नहीं है भाई, शुक्राणु क्या है? नर युग्मक।
राइट, जिसको हम क्या कहेंगे, मेल गैमीट बोलेंगे। इसको हमने क्या बोला, मेल गैमीट। ठीक है, युग्मक को हम क्या कहते हैं, गैमीट कहते हैं। लिख देती हूं, युग्मक को क्या कहते हैं हम, गैमीट। बहुत बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, युग्मक को गैमीट कहते हैं। जो युग्मनज होता है इसको क्या कहते हैं हम, जाइगोट कहते हैं। ठीक है, ये कुछ शब्द है, इनको याद कर लो अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद भ्रूण होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। क्या बोला इसको हमने, एम्ब्रियो बोला। तो ये तीनों चीजें ना अलग अलग है, कृपया करके इसको अच्छे से समझ लें, कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखें कि तीनों चीजें क्या है। बहुत बार मैंने देखा है बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे मैम युग्मनज क्या है, मैम युग्मक क्या है, मैम भ्रूण क्या है, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है। तो सिंपल सी चीज है भाई, युग्मक जब मिलते हैं तो उनके मिलने से युग्मनज बनता है। ठीक है, युग्मकों के यानी गैमीट के मिलने से युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। जाइगोट में जब विभाजन होता है आगे तो भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो में बदल जाता है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं रखना है और बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे बोला कि शुक्रजनन नलिका, शुक्रजनन कोशिका क्या काम करती है, हाँ शुक्राणु का निर्माण कर देती है। और सर्टोली कोशिका क्या करती है, पोषण देना का काम करती है। किसको पोषण देती है, शुक्राणु को, और शुक्राणु क्या है, नर युग्मक है। इतनी बात सब बच्चों को क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, एक जोड़ी अधिवृषण जिसको हम कहते हैं यानी कि एपिडिडिमिस। राइट, तो एपिडिडिमिस यहाँ पर मैं ऑलरेडी इसको भी यहाँ पे बना के दिखा चुकी हूँ कि एपिडिडिमिस क्या होता है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, एपिडिडिमिस है। राइट, यहाँ क्या होता है कि जो शुक्राणु बन जाते हैं, बनने के बाद क्या होते हैं, वो यहाँ पर जब तक मैच्योर नहीं होते हैं ना, जब तक परिपक्व नहीं होते हैं, वो यहीं पर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। समझे, क्या हो रहे हैं, वो यहाँ पर स्टोर हो रहे हैं। ओके, जब तक ये परिपक्व नहीं हो रहे हैं तब तक वो यहाँ पर क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं इसके बारे में कि भाई जो अधिवृषण है यानी कि जिसको हम एपिडिडिमिस कहते हैं, ठीक है, पुरुष जनन तंत्र की वह नलिका है जो अंडकोश, राइट, जो क्या है, अंडकोश यानी कि जो टेस्टिकल को शुक्रवाहिका यानी कि वासा डिफरेंस से जोड़ती है। राइट, शुक्रवाहिका के साथ ये जोड़ देती है किसको, एपिडिडिमिस को। राइट, इतनी चीज क्लियर आ गई। अगर आपके पास इसके बारे में लिखने आता है इतना लिख दीजिए, बहुत है। एपिडिडिमिस का मुख्य काम क्या होता है, ठीक है, आपको बता दिया कि अच्छा ये होता क्या है। लेकिन जब हम इसके मुख्य काम की बात करते हैं कि भाई कुछ तो इंपॉर्टेंट काम करता होगा ये, क्या जवाब दोगे आप, तो आप जवाब दोगे कि इसका जो मुख्य काम है वो क्या है। क्या है इसका मुख्य काम, आप कहोगे जो शुक्राणु होते हैं उनको परिपक्वता के लिए संग्रहित करना। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब तक जो शुक्राणु है वो परिपक्व नहीं होता है वो यहीं पे रहता है और उन्हें वासा डेफरेंस तक पहुंचाना है। जब तक वो परिपक्व नहीं होगा वो यहीं पे बैठा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, और बाद में क्या होगा, थोड़े टाइम बाद जब वो स्टोर हो जाता है, यहीं पे रहता है, वो कहाँ पहुंच जाता है, वासा डिफरेंस तक पहुंच जाता है। क्लियर। चलो आगे बात करते हैं, एक जोड़ी शुक्रवाहिनी की बात करते हैं। तो शुक्रवाहिनी क्या है हमारे पास, ये रही, ये है शुक्रवाहिनी। ये क्या है आपका, ये आपके टेस्टिस है यानी कि वृषण है। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपके वृषण आ गए। ये क्या है, एपिडिडिमिस हो गई है। और ये क्या है आपकी, ये है आपकी, देखो यहाँ आ रही है ना, फिर यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ से शुक्र बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, शुक्रवाहिका है। राइट, तो प्रत्येक शुक्रवाहिका कैसी होती है, कैसी होती है, 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, और पतली होती है, पेशीय नली है जो शुक्राणुओं को वृषण से उदर गुहा में स्थित शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल तक ले जाती है। ये है इसका इंपॉर्टेंट काम। ठीक है, नाम ही बता रहा है शुक्रवाहिका। क्या बता रहा है, देखो, शुक्र प्लस वाहिका। वाहिका को हम क्या कह सकते हैं, वाहक, जो क्या करता है, ले जाने का काम करता है। राइट,
जो ले जाने का काम करता है। शुक्र क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं। शुक्र क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं। यानी कि भाई शुक्रवाहिका क्या है? शुक्राणु को ले जाने का काम करती है। सिंपल एंड स्वीट, समझे अभी? तो शुक्राशय से जुड़कर यह क्या कर रही है? स्खलन नलिका यानी कि इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। स्खलन नलिका प्रोस्टेट ग्रंथि के बीच से निकलकर बाहर मूत्र नली यानी कि यूरेथ्रा में खुलती है। ठीक है, यहाँ पे खुलती है यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है? शुक्राणु बाहर निकल रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो नर होते हैं उनके अंदर जो मूत्र का निकलना होता है और शुक्राणुओं का निकलना होता है, दोनों एक ही रास्ते से होता है, कोई दूसरा रास्ता उनके पास नहीं है। ठीक है, चलो फिर हमारे पास आता है मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा। अब मूत्र मार्ग यानी कि जो यूरेथ्रा होता है, शरीर में स्थित एक नलिका है जो मूत्राशय और मूत्र द्वार यानी कि यूरिनरी मीटस को जोड़ती है और इसी से होकर शरीर से मूत्र बाहर यानी पुरुष और स्त्री दोनों में निकलता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये जो मूत्र मार्ग है सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में ही होता है, स्त्रियों में नहीं होता है। भाई दोनों में होता है, यूरेथ्रा दोनों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मूत्र मार्ग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मूत्र मार्ग भी कहाँ है? ये रहा, देखो ये रहा, यहां से। ठीक है, दिखा आपको? हाँ, ये येलो कलर आपको दिखेगा नहीं ना, ये रहा मूत्र मार्ग, यहां से निकलेगा बाहर। अभी दिख गया? राइट है ना? चलो इतना क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आता है शिश्न। ठीक है, जो क्या है? जो अगर हम पुरुषों की बात करते हैं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, सबसे जो मेन ऑर्गन है उनके शरीर का, वो यही होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जो ये वाला भाग होता है ये क्या कहलाता है? ये शिश्न है पूरा, यहां से जो शुरू हो रहा है। ठीक है, यहां से पूरा ये जो शुरू होके यहां तक आ रहा है, ये पूरा क्या है? ये शिश्न है। ठीक है, इसी के अंदर ये क्या है? मूत्र मार्ग है और यही क्या है? ये शुक्राणुओं के लिए भी यही मार्ग आता है। तो शिश्न क्या है? मुख्य स्तनधारी जीवों में प्रजनन हेतु एक प्रवेशी अंग है। यानी कि अगर मैं बात करती हूं कि जो मादा की योनि है ना, जो मादा की योनि है, इसके अंदर कौन प्रवेश करता है? इसके अंदर शिश्न ही प्रवेश करता है। ठीक है, और क्या करता है? जो शुक्राणु होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है? निकाल देता है, निकाल देता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। और साथ ही ये मूत्र का निष्कासन भी करता है। पहली चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज क्या करता है? ये जो मूत्र होता है यानी कि जिसको हम यूरिन कहते हैं, उसको क्या करता है? निष्कासित करता है। ठीक है, यानी कि निष्कासन। ठीक है, यानी कि निकालना। ठीक है, ये काम करता है। ये आमतौर पर जो है स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी जीवों और सरीसृपों में पाया जाता है। राइट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम इसी का होता है। ठीक है, इसके बिना एक नर जनन तंत्र की जो संरचना होती है उसको सोचना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट काम है इसका। ठीक है, मादा की योनि में जाएगा, वहां पे जो शुक्राणु होंगे उनको निकालेगा। फिर अगर जो है यूरिन की बात करते हैं, मूत्र की बात करते हैं, तो उसको निकालने का काम भी यही करता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर सबको है ना? तो ये क्या था हमारा? हाँ, ये था हमारा नर जनन तंत्र, जिसको यहाँ पर हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट तंत्र आता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं स्त्री जनन तंत्र। क्या बोलते हैं हम? स्त्री जनन तंत्र। तो ये जो स्त्री जनन तंत्र होता है कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, 2 ओवरीज होती हैं, है ना, यानी कि अंडाशय हो गई, ये क्या है? गर्भाशय हो गया, ये फेलोपियन ट्यूब हो गई, ये योनि है यानी कि वजाइना आ गया यहाँ पर। और ये जो है, ये जो एक औरत का शरीर होता है ना, ठीक है, ये बहुत सारे कामों के लिए बना हुआ होता है। ठीक, तो स्त्री जनन तंत्र की प्रक्रिया के अतिरिक्त बहुत सारे कार्य करता है, जैसे कि निषेचन करती है, भ्रूण विकास करती है, गर्भ धारण करती है और दुग्धन आदि यहाँ पे सारे काम होते हैं। ठीक है, और इसी के अनुसार जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से भाग आ जाते हैं? तो सबसे पहले भाग यहाँ पर आता है अंडाशय। ठीक है, अंडाशय आ गया। दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है आपका? गर्भाशय। ठीक है, फिर क्या आ जाता है आपका? अंडवाहिनी। ठीक है, अंडवाहिनी आ जाएगा।
और क्या आ जाता है यहाँ पर चौथे नंबर पे? योनि मार्ग आ जाता है ना। फिर क्या आता है? योनि ग्रीवा आता है। ठीक है, ये क्या है? ये इसके मेन पार्ट आ जाते हैं। इसके साथ साथ प्लस यहाँ पर कुछ ग्रंथियां भी आती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर यहाँ पर मैं इसका एक डायग्राम आपको बना के समझाना चाहूं तो डायग्राम कैसा बनाऊंगी मैं यहाँ पर? हाँ, इसके बारे में हम वैसे डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको प्रीव्यू दे देती हूँ कि ये जो मादा जनन तंत्र होता है ये किस प्रकार का दिखता है। एक रफ डायग्राम बना देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप लोगों का होमवर्क क्या है कि ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक, इसकी लेबलिंग करोगे, यानी कि इसके सारे नाम लिखोगे आप अच्छे तरीके से, ठीक है। ये मादा जनन तंत्र की संरचना कुछ इस तरीके से आती है, ठीक। एक पार्ट इसका ये होता है, इसके नाम लिखोगे आप। एक पार्ट ये होता है, ये होता है, ठीक है, ये होता है ना, ये होता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक संरचना होती है जो 6 वाला पार्ट आ जाता है। तो ये सारे के सारे भाग हैं जो आप मुझे होमवर्क में बताएंगे, ठीक है, अभी से ही होमवर्क में, ताकि जब आप अगली क्लास में आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से भाग हैं जो आप घर में एक बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं एक बार फिर से बता सकती हूँ, ठीक है। यहां से मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो समझने में कि भाई मैंने कहा जो मानव जनन तंत्र है वो 2 प्रकार का होता है। एक नर जनन तंत्र होता है, एक मादा जनन तंत्र होता है, ठीक है। एक जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं नर को, और फीमेल को हम क्या कहते हैं? मादा जनन तंत्र कहते हैं। दोनों के पास युग्मक होते हैं अपने अपने, ठीक है। जब हम नर युग्मक की बात करते हैं वो शुक्राणु है, मादा की बात करते हैं अंडाणु है। ये दोनों मिले निषेचन हुआ जिससे युग्मनज बना। ये युग्मनज आगे चल के किस में बदल जाता है? भ्रूण में बदल जाता है, समझे? फिर क्या बोला मैंने? यहाँ प्राथमिक जनन अंग आते हैं, सहायक जनन अंग आते हैं और सहायक ग्रंथियां आ जाती हैं आपकी, ठीक है। अब ये क्या है? ये जो प्राथमिक जनन अंग नर में कौन सा होता है? वृषण होता है। सहायक अंग कौन से होते हैं? वृषण वाहिका, शुक्र वाहिनी, अधिवृषण और शुक्राशय। ये क्या है इसके? ये हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। ग्रंथि कौन सी है जो हेल्प करती हैं? प्रोस्टेट है और बॉल्वोयूरेथ्रल है, ये हेल्प करती हैं इसकी, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसके मेन पार्ट्स आ जाते हैं नर जनन तंत्र के, यानी कि वृषण कोश, ठीक है। ये अगर मैं वृषण कोश बताऊं तो ये क्या है? वृषण कोश। इसके अंदर एक जोड़ी ये क्या आ गया? आपका वृषण आ गया, ठीक है। यहां से आगे चल के शुक्र वाहिनी निकल जाती है। कहां से? ये जो अधिवृषण होता है, ये क्या है? अधिवृषण। इसके ऊपर शुक्र वाहिनियां निकल जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है? यूरेथ्रा होता है, ठीक है। यूरेथ्रा से क्या होता है? नीचे यहाँ की तरफ क्या निकलता है? मूत्र मार्ग निकलता है। और यहाँ पे क्या होता है? फिर एक पीनस आ जाता है जिसको हम शिश्न बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देखो, ये आपका इस तरीके से क्या है? एक नर जनन तंत्र की संरचना आ जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ 2 बार। अच्छा, एक चीज और रह गई है, सहायक ग्रंथियां रह गई हैं समझाने से, ठीक है। तो मैं वो सहायक ग्रंथियां आपको समझा देती हूँ, सहायक ग्रंथियां समझा देती हूँ एक बार। फिर आप बोलोगे मैम सहायक ग्रंथियां तो छूट गई थी। सहायक ग्रंथियां, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 3 सहायक ग्रंथियां आ जाती हैं। एक आ जाएगा आपके पास शुक्राशय, पहली चीज ये आ जाएगी आपके पास, ठीक है। दूसरा क्या आ जाता है आपके पास? प्रोस्टेट, ठीक है। और तीसरा क्या है आपके पास? बॉल्वोयूरेथ्रल, ठीक है। ये 3 चीजें आ जाती हैं आपके पास। तो अगर मैं शुक्राशय की बात करती हूं तो शुक्राशय क्या काम करता है? यहाँ जो वीर्य होता है, यहाँ क्या होता है? जो वीर्य होता है, यानी कि जो सीमेन होता है, ठीक है, वो क्या है?
60% यहीं पे बनता है, शुक्राशय में बनता है। जो सीमेन वीर्य है वो 60% यहीं पे बनता है। फिर प्रोस्टेट की बात करती हूँ, तो प्रोस्टेट क्या है, ये त्रिकोण स्ट्रक्चर आ जाता है। कैसा है ये, त्रिकोण संरचना है ये, ठीक है। और ये क्या काम करती है, ये स्पीड देता है ना, गति देता है। किसको, शुक्राणु को। ये क्या कर रहा है, गति देता है, जिसको हम स्पीड भी कहते हैं। किसको दी इसने, शुक्राणु को, ठीक है। फिर अगर मैं बात करती हूं आपके वॉल्वोयूरेथ्रल की, तो ये क्या काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है, लुब्रिकेशन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्नेहक कहते हैं, ठीक है, स्नेहक कहते हैं। ये जो स्नेहक होता है ये कब निकलता है, इंटरकोर्स यानी कि संभोग के टाइम पे, जिससे कि जो नर और मादा है उन दोनों के जो लैंगिक अंग है उनको चोट ना लगे, ठीक है। तो उनको क्या है, वहां पे उसको थोड़ा जगह को सॉफ्ट यानी कि चिकना बनाने का काम करता है, स्नेहक है। लुब्रिकेशन क्या काम करते हैं, जो गाड़ियों में लुब्रिकेशन डालते हैं इसलिए करते हैं जो उसके पार्ट्स है इजी तरीके से क्या कर सके, काम कर सके, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो स्नेहक है ये क्या काम कर रहे हैं, ये काम करते हैं भाई की जो भी लैंगिक अंग है नर और मादा के, ठीक है, वो अच्छे से काम कर सके और उनको चोट ना लगे, ठीक है। तो ये क्या है, इनके 3 मेन काम आ जाते हैं, तो इनको भी नहीं भूलना है ना। अब सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगली क्लास में बात करेंगे हम स्त्री जनन तंत्र के बारे में, जो भी हम समझेंगे, ठीक। और उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास में आप लोगों को मजा आया होगा, सारी चीजें समझ में भी आई होंगी और कोई डाउट भी नहीं रहा होगा। कोई डाउट हो तो डाउट सेक्शन में आप नीचे छोड़ सकते हैं कमेंट में कि क्या चीज समझ में नहीं आई है। बाकी अगर अच्छी लगी क्लास, आपको मजा आया चीजें समझने में, तो प्लीज अपने दोस्तों का शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें यहीं पे आपको मिलेंगी। ओके, चलो ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अपने अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ और बेहतर तरीके से समझने के लिए, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।